हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इतिहास के जानू श्रृंखला में आज मैं लेके आई हूँ एक नया विषय प्लूटस आईए प्लेटफॉर्म से। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे रोचक तथ्यों आपको मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है इतिहास के जानू श्रृंखला में, उस टॉपिक का नाम है बाबर। है ना। बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी थी। तो किस तरह से उसने सत्ता को स्थापित किया और अपने आप को एक विजेता के रूप में घोषित किया और एक नए वंश को स्थापित किया, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी सी कुछ फैक्चुअल चीजों को जान लेते हैं कि बाबर से जुड़े हुए जो फैक्चुअल चीजें थी वो क्या थी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? मुगल शासक बाबर के बारे में। ठीक है। इनके जन्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में हुआ था। ठीक है। काबुल का निवासी था बाबर। ठीक है। इनके पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, है ना। और उसके बाद इसका बाबर का पूरा नाम क्या था, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूरा नाम बाबर का तो काफी बड़ा नाम था, उपाधियां भी कई सारी लगी हुई थी, जैसे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें हो गई इनसे। उसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी। उसके अलावा एक खत भी था जिसे खते बाबरी कहा जाता था। ठीक है, खते बाबरी क्या था इसको भी देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर हम लोग बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1483 में, कितना 1483 में 14 फरवरी को काबुल में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खानम था। उनका पूरा, बाबर का पूरा नाम जो था वो क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक। बाबर एक छोटे से परगना का, उसके पिता सूबेदार थे बाबर के। तो हुआ यूं कि धीरे धीरे वो भी सूबेदारी उनसे छिन गई और बाबर के पिता की डेथ हो जाती है। कई दिनों तक बाबर जो है वो इधर उधर भटकता रहा और लास्ट में एक बुढ़िया रहती है जो बाबर को अपने यहाँ स्थान देती है। और वो उसके पिता से उसका कुछ रिलेशन था, इन द सेंस कि वो मतलब अपनी माँ मानते थे, बाबर की दादी जैसा कुछ रिलेशन था उस बुढ़िया के साथ बाबर का। तो फिर वो बाबर को समझाती है कि तुम्हें कैसे विजिट करना है। और पहला युद्ध बाबर जो लड़ता है 1524-25 के आसपास लड़ेगा, वो शशबानी खां रहेगा जो कि काबुल और अफगानिस्तान का शासक रहेगा, उसके साथ लड़ेगा। ठीक है। और उस लड़ने के क्रम में ये हुआ कि शशबानी खां हार गया। इसी युद्ध में बाबर ने दो बार शशबानी खां के साथ युद्ध किया, 1523 में और एक 1524 एंड और 1525 के शुरू में। तो पहले युद्ध में बाबर हार जाता है और दूसरे युद्ध में बाबर जीत जाता है, क्योंकि वो सीख लेता है। और वो सीख लेता है, क्या सीख लेता है? तुलुगमा पद्धति। वो क्या था? तोप चलाने की पद्धति। पहले के टाइम में ये होता था, तोपें क्या होती थी? हल्की होती थी, और जब उसमें गोले डाल के छोड़ा जाता था तो वो पीछे की तरफ खसकती थी। उसको बैलेंस करने की पद्धति को ही तुलगमा पद्धति कहा जाता है। बाबर ने देखा कि शशबानी का उसे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ के तोपों के पहियों में बड़े बड़े पत्थर लगा के उसे बैलेंस कर दिए, ताकि गोला डालने के बाद लोग उससे दूर हट जाए और ब्लास्ट करे तो आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, जहां एम किया गया है वहीं पे वो क्षति पहुंचाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसने सीखा और ससमानी खां दूसरे युद्ध में हार गया। ससमानी खां की बेटी थी कुतुब निगार खानम, जिससे बाबर ने विवाह भी किया। तो एक छोटे सा परगना उसको मिल गया, काबुल की सरदारी मिल गई बाबर को। उसके बाद से बोला जाता है कि उसको निमंत्रण मिला भारत से, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी की तरफ से, कि भारत पे आक्रमण करना है। इब्राहिम लोधी के चचा थे, उन्होंने निमंत्रण दिया और बाबर को निमंत्रण मिलते ही बाबर पहुंचा। ठीक है।
और जब बाबर यहाँ आता है, युद्ध करता है, तो पहला युद्ध जो होगा 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है ना। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब युद्ध होगा, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी होती है और बाबर की सेना छोटी होती है। उसके बावजूद भी बाबर अपने विवेक, बुद्धि और सैन्य कुशलता के बल पे इस युद्ध में उस्ताद रूमी खां रहते हैं, जो कि बड़े तोपची रहते हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई बाबर की तरफ से, और युद्ध में जीत जाता है। और ये होता है कि गुड लक भी कह सकते हैं, कि गुड लक ये होता है कि एक तोप का गोला जो होता है वो जाकर के इब्राहिम लोदी के कैंप पे गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और इसलिए भाग नहीं सकता है कि इब्राहिम लोदी जो है वो शराब के नशे में धुत रहता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, और इब्राहिम लोदी की सबसे गंदी आदत थी कि वो जीत पाने से पहले ही खुशियां मनाने लगते थे। इसी खुशियों के चक्कर में लास्ट जो वॉर हुआ, जैसे पहले का युद्ध होता था कि संध्या के बाद रुक जाता था, है ना, सूरज जैसे ही ढला युद्ध विराम हो गया, तो अगले दिन होता है कि अगले दिन ऐसी स्थिति बनी रहती है कि बाबर हार जाएगा, ये परिस्थिति थी। और जब बाबर हार जाता है, हारने की स्थिति रहती है, तो ये अपने सिपाहियों के बीच में जो है बहुत देर रात तक पार्टी वगैरह जश्न चलता है भाई। तो सारे शराब के नशे में धुत होते हैं, तो इनकी जो सेना होती है अभी भी नींद से खुली नहीं होती, और उसी बीच में बाबर सुबह ही आक्रमण करेगा, तो अभी भी इब्राहिम लोदी सो के उठे नहीं रहते हैं, यानी वो नशा अभी तक उनके दिमाग से उतरा नहीं रहता है, इसलिए माना जाता है कि अटैक किया और काम खत्म हो गया इसका। तो इब्राहिम लोदी के हारने के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत गया, और जीतने के बाद भारत में कई सारे ये किया, जैसे कि गाजी की उपाधि धारण किया, जहीरुद्दीन मोहम्मद गाजी हो गया, इस तरह से उसके टाइटल चेंज हो गए। और उसके बाद से बोला जाता है कि बाबर ने भारत में जैसे गौवध निषेध कर दिया, शराब को प्रतिबंधित किया, और भी बहुत सारे जितने अंधविश्वास थे। बोला जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि बाबर एक मजार पे गया रहता है, और उस मजार के बारे में कहा जाता है कि इस पे बैठ के दुआ करने से मजार की मीनारें हिलने लगती हैं। एक्चुअल में बाबर वहाँ बैठता है और नोटिस करता है, तो पता चलता है कि मजार की जो मीनारें थी, जो गुम्बदें थी, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थी, यानी धागे नुमा कुछ ऐसे बांधा गया था, और उसके मजार के ऊपर जाली नुमा संरचना थी। जब लोग दुआएं पढ़ते थे जोर जोर से, तो जो वहाँ रहने वाले लोग थे, मोजावड़ जिसको बोलते हैं, वो बैठ के हिलाते थे उस जाली को, ताकि जाली हिलती थी तो फिर मीनारें हिलने लगती थी। तो इस तरह से अंधविश्वासों को रोका। बाबर की जो आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसे तुजुक बाबरी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद तुजुक बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किया था बैब्रिज ने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने मुबयान नामक एक काव्य शैली और एक जो है खत नामक एक पद शैली का विकास किया, जिसे खते बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर ने आराम बाग की प्रथा को शुरू किया, शुरू इन द सेंस ये किया कि उसके तुजुक बाबरी में उल्लेख मिलता है, और बनना शुरू हुआ अकबर के शासनकाल में। तो तुजुक बाबरी में, उसके बाद तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के शासनकाल में किया। तो उसमें इच्छा थी बाबर की, जब बाबर मरा तो इसे यहीं आगरा में दफनाया गया था, बट हाँ, उसकी इच्छा थी तुजुक बाबरी के अकॉर्डिंग कि मुझे मेरे मुल्क, मेरे सरजमीन पे दफनाया जाए। तो फिर अकबर के शासनकाल में बाबर के कब्रिस्तान को उठा करके और ले आकर के काबुल में दफनाया गया। कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम क्या हड्डियां बची थी इतना टाइम तक, तो जो डेड बॉडी पहले दफन की जाती थी राजाओं की ना, वो एक ताबूत में संरचना में डाल की जाती थी। अब उस ताबूत के अंदर क्या बचा है क्या नहीं, ये किसी ने खोल के नहीं देखा। उस ताबूत को, पत्थर की ताबूत होती थी, खोल के निकाला गया और उठा के ले आके वहां दफन कर दिया गया। तो ये ऐसे होता था। इसमें बाबर से रिलेटेड जो सवाल पूछता, बाबर ने एक शाहरुख नाम का सिक्का भी जारी किया था सोने का, ठीक है। तो बाबर से रिलेटेड जो सवाल आता है ना, उसके युद्ध के क्रम को रिलेट करने के लिए सवाल आते हैं। तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ आपको। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है जो आपको भी याद करना आसान होगा, और वो ये ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, है ना। ये है पानीपत, जो कि होगा 1526 में। घर चल गया, ठीक है। और ख से हो जाएगा खानवा 1527 में। घ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध 1528 में, ठीक है। और चल से हो जाएगा
चंदेरी का युद्ध 1529। तो ये इसका ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, घर चल गया। यानी पहले पानीपत 1526 में, फिर खानवा का युद्ध 1527 में, फिर घाघरा 1528 में और चंदेरी 1529 में। पानीपत जो था वो 1526 में। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और राणा सागर के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होगा। तो ये पहला युद्ध था। किस किस के बीच हुआ ये भी पूछता है ना कि निम्न से कौन था या किस किस के बीच लड़ा गया ये युद्ध। तो इसका भी एक ट्रिक है। इसका जो ट्रिक है, एरम आओ, है ना। ई से हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत से जुड़ा हुआ है, ये है इनका, ठीक है। र से हो जाएगा राणा सागा, ठीक है, जो कि खानवा से। माँ से हो जाएगा मेवाड़ के जो शासक थे उनका। तो ये इस तरह से इसके भी ट्रिक है जो कि आपको बताते हैं कि क्या है और कैसे। बाबर की मृत्यु के बारे में एक बहुत ही रोचक घटना बोली जाती है कि बाबर के जो पुत्र था हुमायूं, उसकी तबीयत खराब रहती थी, बीमार रहता था प्रॉपर। तो उसकी वजह से उसे कोई बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर कुरान की तिलावत करते हुए और कुछ दुआएं बताई जाती हैं कि उसके चारपाई के 4 चक्कर लगाएंगे, 7 चक्कर, तो वो बच जाएगा। बदम बेगम जो है हुमायूंनामा में भी इस बात का जिक्र की हुई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और बाबर जो है हुमायूं को बेड पे लिटा देता है और वो पढ़ता है कुरान और उसके बेड के चारों तरफ घूमता है। गुलबदन बेगम बताती हैं हुमायूंनामा के अनुसार कि जैसे जैसे बाबर दुआएं पढ़ते जाता है, 3 फेरे होने के बाद, यानी 3 क्रम घूमने के बाद, चौथे क्रम में बाबर की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी और हुमायूं ठीक होने लगा। और धीरे धीरे हुमायूं उठ के बैठने लगा और बाबर धीरे धीरे कमजोर होकर नीचे जमीन पे रेंगते हुए पड़ा उसने 7वें अंत। और उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है और हुमायूं ठीक हो जाता है। तो ये था हमने लेके आया जो कि बाबर से जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल चीजें थी। इससे ज्यादा बाबर से सवाल नहीं पूछता है। हाँ, मुगल वंश का संस्थापक है, नो डाउट इसमें। फिर उसके बाद अगला जो हम लोग सीरीज देखेंगे हुमायूं से संबंधित देखेंगे, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे बच्चा लोग, तब तक अपना ख्याल रहो, खुश रहो। थैंक यू।